हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मोटी बहुओं की रसोई। रोशनी, राधिका और रश्मि तीनों ही बहुत ज्यादा मोटी थी और उन्हें खाना खाने की बहुत बुरी आदत थी। ऐसे ही आज के दिन तीनों ही बहुएं रसोई में अच्छा मौसम होने की वजह से नाश्ते में चाय और पकौड़े बना रही होती हैं। ये तभी रोशनी कहती है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा मैं एक खाकर नमक चेक कर लेती हूँ कि सब कुछ बराबर है या नहीं, वरना हमारी खड़ूस सास बेकार में हम पर गुस्सा करेगी। सिर्फ तू क्यों नमक चेक करेगी, मुझे भी तो देखना है, वरना वो सुना तो मुझे भी सकती है। आखिर वो हम तीनों में भेदभाव थोड़ी करती हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नमक नहीं चेक कर सकती। हम तीनों ही नमक चेक कर लेते हैं। एक एक पकौड़ा खाने से कोई पकौड़े कम थोड़ी हो जाएंगे। तीनों ही अब एक एक पकौड़ा खाकर देखती हैं और पकौड़े का स्वाद सच में बहुत अच्छा था। जिसके बाद तीनों मोटी बहुएं कहती हैं, माँ हमें हमेशा मोटे होने का ताना देती हैं, हमारी सास मोटी होने का ताना देती हैं, लेकिन पकौड़े खाने के बाद वो हमें ताना देना बिल्कुल छोड़ देंगी। सच में पकौड़े कितने ज्यादा स्वादिष्ट बने, खाने में भी कितने बढ़िया हैं। सच में ये पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। मैं तो एक और खाकर देख लेती हूँ, बाद में देखी जाएगी। आलू का पकौड़ा तो अच्छा है, लेकिन अगर गोभी का पकौड़ा खराब हुआ तो। और मैं प्याज का पकौड़ा चेक कर लेती हूँ, अगर उसमें कोई कमी होगी तो कैसे पता चल पाएगा। मैं गोभी का पकौड़ा खाकर देखती हूँ, वैसे भी सबसे ज्यादा गोभी के पकौड़े कच्चे रह जाते हैं, अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो मैं दोबारा से चेक कर देख लूंगी। अब एक एक करके सारे पकौड़े रसोई में खत्म। थोड़ी देर में उनकी सास सुमित्रा बाहर से आवाज लगाती हैं और कहती हैं, अरे बहुओं, और कितनी देर लगेगी तुम्हें पकौड़े बनाने में? कितनी देर में लेकर आ रही हो नाश्ता? तीनों बेटे जाकर नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। तुम्हारे ससुर जी को अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाना है। तीनों ही बहुएं खाने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि तीनों मोटी बहुओं ने अकेले ही सारे पकौड़े खत्म कर दिए। अब तीनों ही परेशान होकर बोलती हैं, बहुत बुरे फंस गए, अब तो माँ जी लगता है हमें हमारे मायके ही रवाना कर देंगी। हम तीनों ने तो मजे मजे में सारे पकौड़े खुद ही खत्म कर दिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं घर वालों को खिलाने के लिए। रश्मि, और ये देखो, प्याज, आलू और गोभी तीनों ही खत्म हो गए, अब हम घर वालों को क्या खिलाएंगे? तीनों ही बहुओं को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसके बाद वो सफेद ब्रेड को सेक कर चाय के साथ लेकर बाहर चली जाती है। जिसके बाद सुमित्रा को भी ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये सब क्या है बहू, मैं रसोई में आकर नहीं देखती, लेकिन पकौड़ों की खुशबू बाहर नाक तक आ रही थी, फिर पकौड़ों की जगह ये सफेद ब्रेड क्यों आ रही है? रश्मि ने बात को संभालते हुए सुमित्रा को जवाब दिया, वो कांता ताई के घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही होगी, हमने रसोई की खिड़की खोली हुई थी, शायद इसलिए रसोई के जरिए खुशबू घूम घूम कर यहाँ तक आ रही होगी। हाँ माँ जी, हम पकौड़े बनाते तो नाश्ते में पकौड़े लेकर आते ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम तीनों बहुओं ने सिर्फ चखने के बहाने से सारे पकौड़े चट कर दिए। सुमित्रा सब समझ जाती है कि आखिर उसकी बहू ने ही ऐसा किया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन वो अपनी तीनों बहुओं को एक शादी में लेकर जाती है और तीनों ही बहुओं से गुस्से में कहती है, देखो, मैं तुम तीनों को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, लेकिन जो हरकतें तुम रसोई में करती हो वो यहाँ मत करना। यहाँ खाना देखकर पागल मत हो जाना और थोड़ा सा सब्र करके ही खाना खाना। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं इन दोनों से बड़ी हूँ ना, मैं इन दोनों का ध्यान रखूंगी कि यहाँ कोई भी गड़बड़ ना हो। और तुम दोनों इससे छोटी हो ना, तुम दोनों भी राधिका का ध्यान रखना कि ये खुद कोई गड़बड़ ना कर दे। मैं औरतों में बातें करने जा रही हूँ, जरा इधर उधर की चुगलियाँ करके आती हूँ, तब तक कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा ही होता है। सुमित्रा तो ये बोलकर अपनी तीनों बहुओं पर भरोसा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी तीनों मोटी बहुएं कहाँ ही बाज आने वाली थी। एक गोलगप्पे के ठेले पर हमला कर देती है, तो एक पाव भाजी के ठेले पर, और एक तो लगातार टिक्की ही खाए जा रही थी। और ये सब कुछ देखकर उनकी पड़ोसन कांता दूर से बोलती है, ऐसा लगता है कि सुमित्रा की तो किस्मत ही खराब है, तीनों बहुओं का जन्म सिर्फ खाना खाने के लिए ही हुआ है। लेकिन अब क्या करूं, सुमित्रा को कुछ बोलूंगी तो हमारी बरसों पुरानी दोस्ती पर बात आ जाएगी। ये सोचकर वो कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले थे और ऐसे में भी रश्मि, राधिका और रोशनी बहुत सारा खाना बनाकर तैयार तो करती हैं, लेकिन सारा खाना खुद ही रसोई में खड़े होकर खाने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सुमित्रा आ जाती है और तीनों पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैं जानती थी कि तुम तीनों बाज नहीं आने वाली,
तुम जानती भी हो आज तुम्हारी ननद के लिए लड़के वाले आ रहे थे उसे देखने के लिए, लेकिन जो भी उन लोगों के लिए बनाना था वो सब तुमने खुद ही खाकर खत्म कर दिया। अब हम उन लोगों को क्या खिलाएंगे? तीनों ही बहुओं की नजरें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि सच में तीनों मोटी बहुओं ने अपनी रसोई में बनाया हुआ सारा खाना बनाया तो अच्छा था, लेकिन मेहमानों की जगह खुद ही उसे खत्म कर दिया था। माफ कर दीजिए माँ जी, खाने का स्वाद चखने के चक्कर में हम लोग सब्र ही नहीं कर पाते और सारा खाना खा जाते हैं। हमने तो खाना की मात्रा बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। मैं जानती थी कि तुम तीनों बाज नहीं आने वाली हो, इसलिए मैंने पहले ही खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं और सुमित्रा हर माँ की तरह लड़के वालों से झूठ बोलती है। खाइए ना बहन जी, ये सारा खाना मेरी बेटी नंदिनी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। सुमित्रा की बात सुनकर जैसे ही लड़के की माँ खाना खाकर देखती है तो खाने की बुराई करते हुए कहती है, माफ करना सुमित्रा बहन, अगर ये खाना आपकी बेटी ने बनाया है तो फिर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, क्योंकि जो समोसे के आलू हैं वो बासी हो चुके हैं, गर्मी की वजह से खराब हो चुके हैं, और ये चटनी भी खराब हो चुकी है, और ये भटूरे जो आप खिला रही हो ये भटूरे कच्चे हैं। अगर आपकी बेटी को घर में 3-3 भाभियां होते हुए भी ऐसा खाना बनाना आता है तो हमें आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है। माफ करना बहन जी, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी बहुत गुणी है, वो आपके घर को बहुत संभाल कर रखेगी। बहन जी, मेरे घर में भी 2-2 बहुएं हैं, अगर मेरे घर में मेरी बेटी के लिए रिश्ते वाले आते हैं तो मैं अपनी बहुओं से खाना बनवाती। जब आपकी 3-3 बहुएं आपके घर की रसोई को नहीं संभाल पा रही तो आपके घर की बेटी रसोई को क्या संभाल पाएगी? माफ करना, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता। लड़के की माँ ये बोलकर चली जाती है और ये सब कुछ सुनकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुमित्रा अपनी बहुओं को सुना सुना कर थक चुकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं तीनों बहुएं आपस में बात करती हैं। आज हमारी वजह से दीदी का रिश्ता होते होते रह गया, अगर हमने ऐसी गड़बड़ ना की होती तो सब ठीक होता। मैं आज के बाद में कभी भी रसोई में इस तरह से खड़े होकर खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ उतना ही खाना खाऊंगी जितना मेरे शरीर के लिए जरूरी है। सही बात, हम तीनों खाना खाने का इतना ज्यादा लालच करते हैं ना, तभी हमारी वजह से इतनी ज्यादा परेशानी होती है, बल्कि हमारी वजह से नंदिनी दीदी का इतना अच्छा रिश्ता भी हाथ से चला गया। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे तो आगे जाकर हमें और भी ज्यादा परेशानी होगी और माँ जी और इस घर की बदनामी होगी। अब तीनों ही जाकर अपनी सास से माफी मांगती हैं। सुमित्रा को पहली बार उनकी आंखों में सच्चाई नजर आती है और सुमित्रा तीनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद सुमित्रा की तीनों मोटी बहुओं की रसोई अब पूरी तरह से साफ सुथरी और स्वच्छ हो जाती है। वो तीनों ही नियमित मात्रा में खाना खाया करती और अपने वजन का भी ध्यान रखा करती। कुछ समय के बाद नंदिनी के लिए और भी अच्छे घर का रिश्ता आता है और नंदिनी भी शादी करके सकुशल विदा हो जाती है। अम्मा मुझे पैसे दे दो ना। अच्छा, पर तू क्या करेगी पैसों का? अम्मा रंग लाऊंगी, अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर चित्र बनाऊंगी। और जो पहले वाले रंग थे तेरे पास वो कहाँ गए? वो तो कब के खत्म हो गए अम्मा, नए रंग दिला दो ना। अच्छा ठीक है, शाम को तेरे बाबा आ जाएंगे तो उनसे मांग कर दे दूंगी तुझे पैसे। और बता स्कूल में आज क्या पढ़ा? फिर सिम्मी वहीं अपनी माँ रामकली को स्कूल की सारी बातें बताने लगी। सिम्मी एक छोटे से गाँव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सिम्मी बहुत ही समझदार और होशियार थी। वो स्कूल में भी अच्छे नंबर लाती थी। फिर अगले दिन जब सिम्मी स्कूल से वापस लौटी, माँ पापा ने पैसे दे दिए? नहीं सिम्मी, उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते बाद देंगे, अभी गेहूं कट रहा है ना, जब सारा बिक जाएगा तब। अच्छा कोई बात नहीं अम्मा, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। बेचारी सिम्मी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। वो बैठी बैठी काफी देर तक सोचती रही और फिर तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अलग अलग रंगों के कई फूल इकट्ठे किए और फिर उन्हें मसल कर उनके रंगों से अपनी तस्वीर रंगी। वो तस्वीर वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। फिर शाम को, सिम्मी कहाँ थी तू? ये ले, तेरे बाबा तेरे लिए रंग ले आए हैं। पर मैंने तो रंग भर लिए माँ, ये देखो तो कैसी लग रही है मेरी तस्वीर। अरे वाह, पर ये तू रंग लाई कहाँ से? इसके बाद सिम्मी ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उसका तेज दिमाग देखकर उसकी माँ रामकली भी हैरान थी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब सिम्मी बड़ी हो गई थी और फिर एक दिन बगल के गांव के रहने वाला एक परिवार सिम्मी को देखने उसके घर पहुंचा। भाई हमें तो बहुत पसंद आई आपकी बिटिया। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन दीदी हम ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाएंगे, इसके बाबा गरीब किसान हैं।
अरे चिंता क्यों करती हो बहन, हर लड़की अपनी किस्मत लिखवा कर ही लाती है। और रही बात अमीर गरीब की, तो हमारा आकाश कौन सा कलेक्टर लगा है, वो भी अपने बाबा के साथ खेती करता है। जो मिल जाता है बस उसी में हंसी खुशी 2 रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं हम। हमें दान दहेज की कोई लालसा नहीं है। आपकी बात सुनकर तो हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया दीदी। इतनी अच्छी सोच वाला ससुराल पाकर सिमी बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद ही सिमी और आकाश की शादी करा दी गई। और फिर सिमी आजा, आज से ये तेरा ही घर है। तू पहले आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप रहने दो ना माँ जी, मैं बना दूंगी सबके लिए चाय। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले तेरी पहली रसोई की रस्म होगी, उसके बाद तो तुझे ही सब संभालना है। चल तू जाके आराम कर। आकाश के घर में 2 ही कमरे थे, एक उसके माँ बाप का और दूसरा उसका और सिमी का। सिमी ने देखा कि रसोई के नाम पर वहाँ सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा था और नीचे गोबर से लिपाई हो रखी थी। फिर कुछ दिन बाद, सिमी ये ले, मैंने दाल चढ़ा दी है, तो सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी। माँ जी वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना। घर में रसोई शुरू से ही ऐसी है? हाँ है तो ऐसी ही। मैंने कई बार आकाश और उसके बाबा से कहा, लेकिन कभी सूखा कभी बीमारी, उसी में सब खर्च होता रहा। बस रसोई को बनाने का मुहूर्त ही नहीं बन पाया। और इस बार जब कुछ पैसे जुड़े तो तेरी और आकाश की शादी करा दी। माँ जी फिर तो आपने बहुत कष्ट सहे होंगे। इन सब की आदत तो कब की हो गई मुझे। तुझे भी हो जाएगी। चल तू अब ये काम संभाल, मैं नहाने जा रही हूँ। ये कहकर सिमी की सास फगुनिया वहाँ से चली गई और सिमी अपनी खस्ता हाल रसोई को फिर से देखने लगी। उसके मायके में कम से कम पक्की रसोई तो थी, इसीलिए उसे इस तरह खुले में खाना बनाने की आदत नहीं थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर सर्दियों का मौसम आ गया। अरे सिम्मी, एक कप चाय मिल जाएगी क्या? हाँ लाती हूँ, माँ जी और बाबूजी के लिए भी बना देती हूँ। वो बहुत ही ठंडी सुबह थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खुली रसोई में हवा साए साए चल रही थी। बेचारी सिम्मी ने किसी तरह चूल्हा जलाया और चाय बनाने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पहले जुकाम हुआ और फिर बुखार। ओहो सिम्मी, तुम्हें तो बुखार है। चलो तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है जी। मतलब? आज आप दवा दिलवाओगे, मैं कल फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मेरे बुखार की वजह ठंड नहीं बल्कि खुली रसोई है। मैं जानता हूँ सिम्मी कि खुली रसोई की वजह से तुम्हें और माँ को बहुत दिक्कत होती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जल्दी से पक्की रसोई बनवा सकूं। जितने पैसे थे वो शादी ब्याह में खर्च हो गए और फिर त्योहारों में भी तो खर्चा होता ही है ना। इसीलिए कहती हूँ कि अब कुछ और काम धंधा ढूंढो। बाबूजी को यहीं खेती करने दो, उनकी उम्र भी हो रही है। वो घर पर ही रहे तो बेहतर है, पर आप तो भी जवान हैं। आप शहर जाओ, देखना वहाँ जरूर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। सिमी के कहने पर आकाश शहर चला गया और कुछ दिन की मेहनत के बाद उसे एक फैक्ट्री में ठीक ठाक नौकरी भी मिल गई। गांव में मेहनत ज्यादा थी और कमाई कम, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन जब आकाश काम से छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था, सुनो ना, कभी हमें भी घुमा लाओ अपना शहर। अरे कैसी बात कर दी। चलो इस बार तुम भी मेरे साथ चलो। पता है शहर बहुत बड़ा है, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। भाई साहब 26 से 23 मंजिल तो आम बात है। अच्छा, और उन इमारतों में होता क्या है? अरे लोग रहते हैं, उन्हें फ्लैट कहते हैं, फ्लैट। और कई जगह इतनी ऊंचाई पर दफ्तर भी होते हैं। आपका दफ्तर भी ऐसी इमारत में है? नहीं, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ ना। छोटी सी फैक्ट्री है। और वहाँ काम क्या होता है? सब यही जान लोगी तो शहर जाकर क्या देखोगी। अगले दिन आकाश सिमी को अपने साथ शहर ले गया। वो सबसे पहले उसे अपनी फैक्ट्री में ही लेकर गया और फिर, देखो सिमी, मैं यहाँ काम करता हूँ। यहाँ कांच और शीशे बनाए जाते हैं। रंग बिरंगे और सुंदर कांच देखकर सिमी बहुत खुश हुई। उसे रंग बचपन से ही बहुत पसंद थे। अरे वाह, कितने सारे रंगीन कांच हैं यहाँ। ये तो बहुत ही सुंदर है। वैसे ये कांच कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं? बहुत सारी जगह। कोई चर्च में लगाता है, कोई घरों में। रंगीन कांच से निकल कर आने वाली रोशनी भी रंगीन हो जाती है ना, तो इसीलिए लोग खूब खरीदते हैं। आकाश अभी सिमी को समझा ही रहा था कि तभी सिमी की नजर बगल में पड़े हुए कांच के ढेर पर गई, जहाँ बहुत सारे रंगीन कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। ये क्या है? ये टूट गए क्या? हाँ, कुछ कांच के टुकड़े टूट जाते हैं और कुछ कट पीस निकल आते हैं। मतलब बचा हुआ कांच यहाँ फेंक देते हैं। फिर इनका क्या होता है? भट्टी में दोबारा पिघला लेते हैं इन्हें, लेकिन ज्यादातर नया कांच ही लेते हैं लोग, तो ये करीब करीब बेकार ही हो जाते हैं। क्या मुझे ये कांच के टुकड़े मिल सकते हैं? हाँ, पर तुम क्या करोगे इन कांच के टुकड़ों का? कुछ खास नहीं, बस आप एक ट्रैक्टर ट्रॉली में ये सारा कांच भरकर गांव ले आओ ना। यार उसमें तो खर्चा हो जाएगा। मुझे पता है, पर एक बार तो ले आओ ना, मैं कुछ करना चाहती हूँ इनसे। अगले दिन आकाश वो सारे कांच के रंगीन टुकड़े गांव ले आया और अपने घर के सामने रख दिए और फिर वो वापस शहर चला गया। कांच के टुकड़े देखकर सिमी की सास फगुनिया भी हैरान थी। इतने सारे कांच के टुकड़े, इका का करेगी सिम्मी? हमारे सपनों की रंगीन रसोई बनाऊंगी माँ जी, पर मुझे आपकी मदद चाहिए होगी इस काम में। अच्छा, फिर तो ठीक है।
अब बता क्या करना है मुझे। सिम्मी के दिमाग में पूरा प्लान तैयार था। उसने और फगुनिया ने सबसे पहले खेत से ढेर सारी मिट्टी ली और उसमें पानी डालकर ढेर सारा गारा तैयार कर लिया। फिर बांस और गारे के साथ रसोई की दीवार तैयार की और बीच बीच में रंगीन कांच के टुकड़े लगाती चली गई। सारे दिन की मेहनत के बाद रात हो चुकी थी। अरे वाह सिम्मी, ये तो कितना सुंदर लग रहा है। आहा, इतनी सुंदर रसोई तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। अरे माँ जी, अभी तो आप सुबह का इंतजार करो, जब सूरज की किरणें रसोई के अंदर आएंगी। उस रात ना तो फगुनिया को ठीक से नींद आई और ना ही सिम्मी को। मारे खुशी के दोनों ही सुबह जल्दी उठ गई और फिर रसोई में जाकर बैठ गई। तभी सूरज की पहली किरण सीधा रसोई पर पड़ी, जो अंदर आते ही अलग अलग रंगों में बदल गई। सिम्मी भाई, मान गए बहुरिया तुझे। ये तो क्या कमाल कर दिया तूने बिटिया, मजा आ गया। मानना पड़ेगा तेरी कलाकारी को। अब तो आकाश का इंतजार है, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। कुछ दिन बाद आकाश गांव आया तो उसने देखा कि उसके घर में गारे और कांच की रसोई बनी हुई है। जब वो रसोई के अंदर पहुंचा तो सिम्मी की कलाकारी और रंगीन रोशनी से चमक रही रसोई देखकर वो बहुत खुश हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।